गणपति बप्पा मोरिया। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस एंड गर्ल्स। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? अरे जोशी के क्लास में आया है बाप, जोश की कमी नहीं मांगता, सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता हूं भैया। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, बस जोश की कमी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कम ऑन, मेक सम नॉइज। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, बता दो भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं मुझे बहुत सारे लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। हेलो श्रद्धा, कुकी, नैना, शालिनी, अक्षु, फरहान, वैष्णवी, खुशी, करिश्मा, कल्याणी, अक्षु, शालिनी, आयुष और मानिक। क्या हाल है भाई साहब? जशनदीप, समीर, यशस्वी, कैसे हो बेटा? हेलो इशिका। और कौन है? प्रकृति। हाँ जी, क्या हाल है? ऑल वेल? डोंट मेक सम नॉइज गाइस एंड गर्ल्स। मैं बहुत अच्छा हूं बेटा, आप लोग कैसे हो जरा बता दो। एक बार लाइक ठोकते चलो, लाइक ठोकते चलो प्लीज। अरे नहीं पता भाई साहब, लाइक नहीं ठोकेंगे तो लाइव नहीं रहेगा भाई। तो लाइव चाहिए तो लाइक चाहिए। कम ऑन। हाँ जी। नमस्कार 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 भाई बहनों, देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एकाग्रता सीए पे। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव अ फैबुलस एंड वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ, एंड दैट्स द रीजन आई हैव बीन टीचिंग लॉ इन बीसीआर सिंस सो मेनी इयर्स नाउ। और आप लोग जानते ही है कि आप लोगों में से कई लोग मुझे मेरे वो वीडियोस देखकर भी मुझे जानते हैं। तो हम लोगों ने भाई साहब बहुत अमेजिंग तरह से पढ़ाई करी है, और अब हम लोगों ने रिविजन्स विविजन्स भी हम आ चुके हैं। रिविजन्स हम लोग अभी कर रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग तरह से हमारी रिविजन्स चल रही है। एक बार जरा जल्दी से, हाँ जी, सब लोग आ गए ना? हाँ हाँ, बता देना भाई एक बार। करेक्ट। हाँ, मुझे आप लोगों का नहीं दिख रहा है चैट, मुझे मेरे इसमें थोड़ा सा आ जाता है कभी कभार। मैं एक बारी और सर्च कर लेता हूँ। हाँ जी, आ गए हम लोग लाइव। ये हुई ना बात। चलो, यस, लेट्स लेट्स गो। तो भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, आज हम लोग करने क्या वाले हैं? आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्लास। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने होमवर्क किया? किया कि नहीं किया, पहले बताओ। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया है। मैं अभी आपको एक नया टॉपिक, एक नया क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। सो देर आर नो रॉन्ग आंसर्स, बट येस देर कैन बी अ रॉन्ग प्रोविजन दैट यू कैन गिव। भाई साहब, आंसर यस और नो दोनों करेक्ट है, लेकिन यस अगर बोल रहे हो तो यस का जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए, और अगर नो बोल रहे हो तो नो का भी जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए। सिर्फ यस और नो आपने बोल दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपका जस्टिफिकेशन उसके लिए सही है, तब आपको जाकर पूरे मार्क्स मिलते हैं। सवाल ध्यान से सुनना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसमें यहां पर इस क्लास में बैठे स्टूडेंट्स के दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं पहले से आपको बता दूं, आपका क्या व्यू पॉइंट है आप मुझे बताएंगे। पहले जरा सवाल को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A. Mr. K visited Messrs. Makarana Marbles for the purchase of marbles and tiles for his newly built house. He asked the owner of the above shop, Mr. J, to visit his house prior to supply so that he can clearly ascertain the correct mix and measurement of marbles and tiles. Mr. J agreed and visited the house on the next day. He inspected the rooms in the first floor and the car's parking space. Mr. K insisted him to visit the second floor as well because the construction pattern was different, but Mr. J ignored the above suggestion. Oh, भाई ओवर स्मार्ट लग रहा है ये। Mr. J supplied 146 blocks of marbles as per the size for the rooms and 16 boxes of tiles, with a word of caution that the tiles can bear only a reasonable weight. Marble and tiles were successfully laid except on second floor. Why? Of course, due to different sizes of the marble. हमने पहले कहा था फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है वो अलग है। अब आप लोग सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पैटर्न चेक नहीं किया और आपने सेम दे दिया, और जो वो आए मार्बल्स तो सेकंड फ्लोर पे सेट नहीं हो रहे बिकॉज साइज डिफरेंस है। ओके,
The tiles fitted in the parking space also got damaged due to the weight of a vehicle came for unloading cement bags. Mr. K asked Mr. J for the replacement of marbles as well as tiles, to which Mr. J refused, taking the plea that the marble were as per the measurements and it was unsafe to fit tiles in the parking area as it cannot take heavy load. Discussed in the light of the provisions of Sale of Goods Act 1930, question number 1, can Mr. J refuse to replace the marble with reference to the doctrine of caveat emptor and enlist the duties of both Mr. K as well as Mr. J? पहले आप इस सवाल का जवाब मुझे देंगे, मैं चैट में आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप मुझे इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद लिखने का सोचेंगे. आई डोंट वांट कि मैं आंसर लिखूं और आप लोग बिना दिमाग लगाए छापने लग जाओ. बेटा राइटिंग प्रैक्टिस में अगर समझेगा ही नहीं तो मतलब ही नहीं है. अच्छा, रिप्लेस करवा सकते हैं, वेरी गुड. अब अगर आपने रिप्लेस करवा सकते हैं यस बोला है, मुझे यस का जस्टिफिकेशन चाहिए, और अगर आपने नो बोला है तो मुझे नो का भी जस्टिफिकेशन चाहिए, बिकॉज दोनों आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं. इनफैक्ट खुद ICAI ने इस सजेस्टेड आंसर के इस क्वेश्चंस के सजेस्टेड आंसर में 2 अल्टरनेटिव आंसर्स दे रखे हैं, यानी कि नो आंसर इज रॉन्ग आंसर प्रोवाइडेड यू गिव अ करेक्ट जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. चलिए सर, यहां पर कुछ चीजें मुझे बाहर आ रही है. मर्चेंटेबल क्वालिटी कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. विवेक, एक से तो मैं एग्री करता हूं. रोल ऑफ केविएट एम्प्टर, अच्छा नो बिकॉज ऑफ केविएट एम्प्टर, मैं इससे भी मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसके ऊपर और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए. वेरी गुड सर, कंडीशन एज टू रीजनेबल क्वालिटी एंड फिटनेस यहां पे लगाया जा सकता है. बहुत अच्छे, मुझे बहुत सारे एक्यूरेट आंसर्स यहां पे आ गए. चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. मुझे बताइए, क्या मिस्टर जे को मिस्टर के ने अपने घर मंगाया था, बुलाया था? क्या मिस्टर जे को मिस्टर के ने कहा था कि भैया सेकंड फ्लोर जाकर देख लो, वहां पे कंस्ट्रक्शन पैटर्न अलग है, एंड मिस्टर जे ने उनके सजेशन को इग्नोर करते हुए अपने मर्जी से कुछ मार्बल्स भेज दिए? सर, आई नो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देयर इज नो implied guarantee or warranty or no implied condition or warranty with respect to goods supplied for any given particular purpose. However, according to subsection 1 of section 16 of the Sale of Goods Act 1930, when the buyer has made known the purpose of purchase to the seller and the buyer relies upon skill and judgment of the seller, and seller usually deals in those types and categories of goods, and if the seller supplies the goods which are not even reasonably fit for the purpose, then buyer can hold the seller liable for the same. ये लॉजिक अगर मैं लगाता हूं तो आप लोगों का आंसर करेक्ट है, दैट मिस्टर के कैन फोर्स मिस्टर जे टू चेंज द मार्बल्स. बराबर. क्यों? क्योंकि मार्बल्स का मैंने आपको बोला था ऊपर जाकर देखो, आपने नहीं देखा, आपने गलत मार्बल भेजे, वो मेरे को फिट फॉर यूज नहीं आ रहे, मैं ये मार्बल्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एंड यू विल हैव टू एक्सचेंज दोस मार्बल्स विद द करेक्ट फिट मार्बल. सर, इस आंसर को पार्क करते हैं. मैं बात करना चाहता हूं उन स्टूडेंट से जिन स्टूडेंट्स ने यहां पर नो बोला है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कैविएट एम्प्टर विच सेज लेट द बायर बी अवेयर. सेक्शन 16 अगेन क्या कहता है कैविएट एम्प्टर, दैट सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड बाइंग डिसीजन ऑफ अ बायर. एज अ बायर, it is the responsibility of the buyer to ascertain whether the goods that he is purchasing are fit for his purpose or not, and he cannot hold seller liable for non-conforming goods. सर, आपने सवाल पूछा what are the duties of K and what are the duties of J. मैं बताता हूं आपको कि what are the duties of K and J. It was the duty of Mr. K, that is the buyer, to ensure that the goods that he is purchasing, यानी कि marble and tiles, are fit for the purpose of his need. यानी कि उसका काम था चेक करना कि वो जो मार्बल आ रहे हैं वो वहां पर बैठने वाले हैं कि नहीं. उसका काम था चेक करना कि टाइल्स जो वो आ रही है वो सही है या नहीं. एंड seller should not be held liable for wrong purchase decisions of the buyer. Okay, ये लॉजिक और ये जस्टिफिकेशन. अब मैं एक और बता देता हूं व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर. सर, सेलर का ड्यूटी है बायर की नीड को अंडरस्टैंड करना और अपने गुड्स, कंफर्मिंग गुड्स सेंड करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो था मार्बल का, उसके 2 अल्टरनेटिव आंसर है. मैंने यस का भी जस्टिफिकेशन दे दिया, नो का भी दे दिया. मुझे पर्सनली यस वाला जस्टिफिकेशन ज्यादा बेहतर पड़ता है, इसलिए मैं वो वाला आंसर यहां पे लिखने वाला हूं.
बट दोनों आंसर्स यहां पर दिए हुए सजेस्टेड आंसर थे, आप उसको पढ़ सकते हो और मैंने भी अभी ओरली सब डिस्कस कर लिया। सवाल सबसे मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो है टाइल्स का। सर टाइल्स आपको जो भेजी गई वो एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ भेजी गई थी कि दिस टाइल्स कैन टेक अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ वेट। अब आप लोग जानते हो सीमेंट की जो गाड़ियां होती है, सीमेंट के जो बैग्स होते हैं वो एक्सट्रीमली हैवी होते हैं। अब जो टाइल्स आपने अपने पार्किंग में लगाई, एक घर के पार्किंग में ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या रखेगा? कार, बाइक, हो सकता है चलो बड़ी कार रख दी आपने, बट कोई घर के पार्किंग में बस रखता है क्या? नॉर्मली क्या आपको घर के पार्किंग में बस नजर आती है? ट्रक नजर आता है, वो भी फुल लोडेड ट्रक नजर आता है? सर नहीं। तो मैंने जब आपके घर के पार्किंग के हिसाब से आपको टाइल्स बताई और मैंने आपको वर्ड ऑफ कॉशन भी दिया था कि एक रीजनेबल वेट ही ये टाइल्स सहन कर सकती है, उसके बावजूद आपने सीमेंट से भरी हुई गाड़ी उस पार्किंग में आप लेकर आए और उस वजह से टाइल्स टूटी। इसमें सेलर की 1% की भी गलती नहीं है। इट इज केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ बायर विच हैज रिजल्टेड इनटू डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स एंड देयरफॉर बायर इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे लिखा है वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टाइल्स कैन बी इम्पोज अपॉन मिस्टर मकराना मार्बल्स। मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर बनता है और वो है नो। आप मार्बल का पैसा रिकवर नहीं कर सॉरी आप टाइल्स का पैसा रिकवर नहीं कर सकते। उसने आपको वर्ड ऑफ कॉशन दिया था, आपने उसको यूज बराबर नहीं। अब अगर कस्टमर गुड्स का इम्प्रॉपर यूजेज करेगा और उस इम्प्रॉपर यूजेज की वजह से गुड्स अगर टूटेंगे, हाउ कैन यू होल्ड सेलर लायबल फॉर द सेम? मैं बीच में यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था जहां पर किसी बहुत बड़े यूट्यूबर ने अखरोट लिया और मोबाइल से अखरोट फोड़ रहा है। मुझे बताइए मोबाइल कितना भी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन है, मैं बोल रहा हूं कितना भी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन है, क्या कोई व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल अखरोट तोड़ने के लिए करता है? आंसर इज नो। करेक्ट। एंड देयरफॉर अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, यू कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल फॉर द डैमेज। वेल ऑफ कोर्स जिस केस की मैं बात कर रहा हूं वहां पे वो अखरोट जो थे वो एकदम एक अलग कैटेगरी और टाइप के अखरोट थे जो एकदम हल्के होते हैं, जिनको ऐसे हाथ से भी आप मसल के तोड़ सकते हो। वो फोन का एडवर्टीजमेंट करने का तरीका था। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप गुड्स का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप सेलर को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? अरे समझ गए भाई तुम लोग, स्मार्ट है बच्चे, यूट्यूब पे बहुत शानागिरी कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं चल रहा हूं अभी इसको आगे लेकर। हाँ आ जाओ बेटा, सभी को समझ में आया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ANS ए, ठीक है बेटा, पेन उठा लो, है ना, पेन उठा लो। चलिए क्वेश्चन का आ गया, मेरे को क्वेश्चन देख लेता हूं। कैन मिस्टर जे रिफ्यूज टू रिप्लेस द मार्बल विथ रेफरेंस टू केविएट एम्टर? तो बेटा मैं अपना वाला जस्टिफिकेशन लेके आंसर लिख रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरा मैं आंसर फिर से बता दूं, मैं अपना यस वाला आंसर लिख रहा हूं, आप चाहो तो नो वाला भी जस्टिफिकेशन लिख सकते हो। मुझे पता है, बट मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट कि बच्चों को लगे हर इसमें सेक्शन लिखना ही पड़ता है। अगर आप लिख सकते हो सेक्शन 16, सेक्शन 16(1), हम उसके बारे में लिखने वाले हैं, आप लिख भी सकते हैं। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देयर इज नो implied condition or warranty for any goods
told specific purpose. However, reasonable quality and fitness can be expected from ठीक है according to section 1 Scale of Act 30. If the following conditions are satisfied, but still non-conforming goods are delivered by the seller, then seller can be held liable for. So what are the 3 conditions? So condition number 1, where buyer has made known the purpose of purchase of the एंड बताओ भाई कंडीशन नंबर 2 चैट में क्यों अच्छा आप लिख रहे हो इसलिए क्या ये मैं वही सोचा था कि क्या हो गया चैट को क्या हो गया ये हैंड राइटिंग के लिए कुछ मत बोलो यार मैं तुमको बोला जिस दिन मैं आईपैड ले लूंगा उसके बाद मेरे हैंड राइटिंग पे कमेंट करना अभी कुछ मत करो प्लीज माफ कर दो where and where the buyer relies upon the skill and judgment of the seller and the seller वाह 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 सर वाह 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 सेलर वाह वाह क्या स्पेलिंग लिखा यूजुअली deals in times बहुत ज्यादा चैट कर रहे हो तुम हैं दीपिका प्रिंसेस अंश मानिक मतलब तुम लोग मतलब लिख नहीं रहे हो ये तो समझ गया मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस में आ रहे हो और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो है ना वाह पहली बात तो भाई तुमको प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए तुम नहीं कर रहे मैं करवा रहा हूं अब मैं लिखवा रहा हूं तो तुम लोग चैट कर ले रहे हो तो ये सारी चैट जो आप कर रहे हो जो मस्ती आप कर रहे हो जो मजा आ रहा है ना अभी आपको ये एग्जाम में जब 3 घंटे खाली बैठ के मच्छर मार रहे होंगे ना तब ये सारे दिन याद कर लेना और अपने आप को एक टपली भी मार देना कि हाँ आदर्श सर अपना खून पसीना एक करके लिखा रहे थे और तब मैं यहाँ पे इमोजी इमोजी खेल रही थी ये सारी बातें याद आएगी तुमको आंसर छोड़ के सब याद आएगा करो तुम करो 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 वाह वो सर थोड़ा जोर से बोलिए सुनकर लिख लेंगे नहीं बोलूंगा क्यों सुनकर लिखना है भाई क्यों कॉपी करना है खुद से लिखना चाहिए तुमने ठीक है चलो ये आंसर खुद से लिखना चाहिए तुमने तो पहला आंसर दे देता हूं therefore
in the given case, Mr. K has complied with all the above provisions, however, Mr. J still sent non-conforming goods, that is marble of wrong size for second floor, and therefore Mr. J will be held liable to replace the same. टाइल नहीं बेटा, टाइल का नहीं, टाइल्स का अभी नहीं, टाइल्स का सेकंड आंसर है, ये फर्स्ट आंसर लिखा मैंने, ठीक है, टाइल का सेकंड आंसर है, ठीक है। चलो बेटो, टाइल्स का सेकंड आंसर लिखने तैयार, एक बार जोरदार और मुन्ना आवाज कर दो बेटा। हाँ जी, चलिए अब मैं लिख दूं टाइल्स वाला आंसर। चलिए यहां पर क्वेश्चन में एक और चीज बोली है, एनलेस द ड्यूटीज ऑफ बोथ के एंड जे। तो आई थिंक कि हम लोगों ने वो भी इनको बता देना चाहिए, के का ड्यूटी है ना, मैं बता देता हूं इससे पहले कि हम आंसर लिखे। क्या उन्होंने सवाल पूछा है तो हम लोग लिख देते हैं यहां पर, ड्यूटी ऑफ के टू मेक नोन द पर्पस of purchase and rely upon Mr. J. Duty of J to send the goods which are reasonably fit for Mr. A's. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 है, whether the replacement of damaged tiles be imposed on Messrs Makrana Marbles Limited। अब यहां पर आंसर चेंज होगा, Mr. J supplied the tiles with a word of caution regarding the weight bearing capacity of such tiles. On the other hand, Mr. K allowed a heavy vehicle containing cement bags to enter the parking, resulting into destruction of
parking tiles. Therefore, in the given case, Messrs. Makrana Marbles cannot be held liable. देखो भाई, यस बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे और चैप्टर वाइज भी जाएंगे. मुझे लगता है आप लोग को मेरा प्लान नहीं पता, तो एक बार जल्दी से मेरा प्लान देख लो. बाकी लोग, आज हम लोग ये 3 करके एक बार का ये पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे. बहुत सारी चीजें होमवर्क जाएगी अभी, और बीसीआर का पार्ट बस अभी हम देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में. कल से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करने वाला हूं. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं किस तरह के नोट्स आपको दिखाने वाला हूं. ये देखो, इस तरह के मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर करवाने वाला हूं. तो कल से यही होने वाला है. कल से नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीक, अब मंडे को रहेगा. नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे. तो मंडे से अब इस तरह से काम होने वाला है. सो हैव पेशेंस. एंड अगेन आई विल टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीपी एमटी पीवाईक्यू बैच. मेरा लिखने से ज्यादा, एक बात समझना मेरी, मेरे आंसर लिखने से ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लूं. बिकॉज उसमें आपको वो केस आपके दिमाग में बैठेगा और आपको एनालिटिकल थिंकिंग आएगा और आपको समझेगा कि कैसे आंसर्स लिखने हैं. अब ये 3 घंटे में हम लोगों ने ये पेपर्स तो कर लिए. अब अगली बार मेरा लिखने से ज्यादा ना आपका क्वेश्चन समझकर उसका आंसर देना आप ज्यादा जरूरी है. एंड वही इंटेंशन से हम आगे क्लास करने वाले हैं. ठीक है, बट कल के बाद, अभी फिलहाल वक्त है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का. अब ये वाला बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं इनके आंसर से एग्री नहीं करता. ये इंस्टीट्यूट की गलती हो गई थी और इंस्टीट्यूट अपनी गलती नहीं मानता है, इसलिए ये हाल है. तो अब ये क्वेश्चन समझो. मिस्टर अनिल formed an OPC on 16th of April 18 for manufacturing electric cars. The turnover of the OPC for the financial year as on 31st March 19 was 2.25 crores, and his friend Sunil wanted to invest in his OPC, so they decided to convert it voluntarily into a privately limited company. Can Anil do so as per the provisions of Companies Act 2013? ये क्वेश्चन आउटडेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक आउटडेटेड प्रोविजन के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है जो कई साल पहले एग्जाम में आया करता था रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली. इंस्टीट्यूट ने फिर से क्वेश्चन पूछ लिया विदाउट कीपिंग इन माइंड दैट द सेम प्रोविजन हैज बीन रिमूव्ड एंड अमेंडेड बाय द कंपनीज एक्ट. स्टूडेंट्स मेरा कॉलर पकड़ने आ गए, सर आपने हमें ये पढ़ाया नहीं. द रीजन मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया इज बिकॉज आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप समझना मेरी बात, है ना. प्लीज, कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है और ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए. लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये एक्सेप्ट करने के बजाय आंसर देखो क्या लिख दिया. इंस्टीट्यूट ने कहा कि नाउ एन ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एट एनी टाइम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन टर्नओवर्स. इंस्टीट्यूट ने आंसर में ये तक लिख डाला कि प्लीज इग्नोर द अमाउंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, दे आर नॉट रिलेवेंट फॉर द आंसर. अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो दोज नंबर्स आर रिलेवेंट. यू नो व्हाई? बिकॉज उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई, उन्होंने ईयर 2018 और 2019 बोल दिया. अगर मैं 2018 और 19 के केस को 2018 और 19 के लॉ से कंपेयर करूं तो यहां पर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि 2018 और 19 में कुछ टर्नओवर का लिमिट दिया गया था, कुछ एक पुरानी प्रोविजन हुआ करती थी. मैं अभी आपको प्रोविजन नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरा काम आउटडेटेड लॉ पढ़ाना नहीं है. लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर देने बैठूं तो भाई साहब यहां पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. लेकिन इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि ये पुरानी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको इग्नोर कर दो और आप अपने हिसाब से आंसर दे दो. तो सर अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपको क्या आंसर लिखना है? हमें सिर्फ ये आंसर लिखना है that an OPC can be voluntarily converted into any other type of private and public company except Section 8 company. आपको पता है OPC cannot be converted or incorporated into Section 8 company, but OPC can be converted into a private or public company without any restrictions or compliances. It can be done voluntarily at any given point of time as per upon the interest and upon the it's up to the will of the one person who is the owner of the company. And therefore, in the given case, these Anil and Sunil can convert this OPC into a private company at any given point of time.
समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाय हार्दिक, वेलकम। चलो, तो भाई अब ये भी आपके लिए लायबल देख लेना, ये यहां पर इसका आंसर है। ठीक है, तो 1 person कंपनी हैज ओनली 1 person एज अ मेंबर, प्राइवेट कंपनी विल हैव मिनिमम 2 members विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, फालतूगिरी है। ओपीसी कन्वर्ट टू प्राइवेट कंपनी, अनिल सुनील बोथ कैन बी मेंबर एंड सुनील कैन बी एक्सेप्टेड। ओपीसी कैन, ये मेन लाइन है, ओपीसी कैन वॉलंटरली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्राइवेट कंपनी बाय फॉलोइंग द कंप्लायंसेस गिवन बाय कंपनीज। बस यही आंसर है, इतना ही आंसर है। वो फालतूगिरी करके ये बढ़ाया गया है इधर, ये जो पूरा फालतूगिरी है ना, ये पूरा एक्स्ट्रा है, फालतूगिरी बीकॉम टाइप किया है, ये मेन आंसर है। ठीक है, सो यस, और उसका ही चेंज द वॉइस करके नीचे दिया है, इन द इंस्टेंट केस, फालतूगिरी बढ़ाया गया है आंसर। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कभी भी कंप्लायंस करके यू नो कन्वर्ट कर सकते हैं, ओपीसी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्राइवेट कंपनी, एंड द इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटिंग टू टर्नओवर एंड द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 19 इज इमटेरियल। अच्छा बेटा, 2019 का लॉ अगर निकालो ना तो वो इमटेरियल नहीं है। आपने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि अभी 2023 चल रहा है। अब आप एक्सपेक्ट करते हो स्टूडेंट एज्यूम कर लेगा अभी 2023 चल रहा है, जब आप क्वेश्चन में 2018-19 का डेटा देके बोल रहे हो कि बताओ, और आप बच्चे से उम्मीद करें कि बच्चा तो ये अज्यूम कर लेगा कि अभी 2023 चल रहा है। सर गलती हुई है, मान लो ना, खत्म करो। ठीक है, चलो, एक्सप्लेन लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है कंपनी जिसके एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, कंपनी हैविंग एनी ऑफ इट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हियर इन इंडिया। अगर आपका भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आपका कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो आप एक लिस्टेड कंपनी हो। पहले ये डेफिनेशन इतना ही था, लेकिन रीसेंट अमेंडमेंट के बाद इसमें एक लाइन और ऐड कर दी, एक्सेप्ट सीजी में प्रिस्क्राइब सर्टन क्लास और कैटेगरीज ऑफ कंपनीज which have which have listed certain specified securities with a recognized stock exchange but still they will not be termed as listed company। अब ये क्या प्रिस्क्राइब कंपनीज है और वो कौन से प्रिस्क्राइब सिक्योरिटीज है, ये आपके सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में आएगा, और मैं यानी कि सीए आदर्श जोशी इसी यूट्यूब चैनल यानी कि एकाग्रता सीए पे आपको ये पढ़ाने वाला हूं, प्रोवाइडेड आप मुझसे पढ़ना चाहोगे तो आई टोटली फील कि आप जरूर मुझसे पढ़ना चाहेंगे एंड पढ़ेंगे भी, तो बेटा ये हम आपको पढ़ा देंगे। इतना ही आंसर आपको लिखना है। एक और चीज पूछिए, अनलिस्टेड कंपनी के बारे में बता दो। सो कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड इज अनलिस्टेड, बस इतना ही डेफिनेशन इन दोनों का आपके बुक्स में दिया है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लॉ पार्ट इन दिस पेपर। बाकी चीजें मैंने आपको क्वेश्चन 6 ऑलरेडी होमवर्क दिया था और इसके डिस्कशन हो गए। फिलहाल वक्त है बीसीआर करने का। बीसीआर में क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क देके रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक पैसेज रीडिंग है। पैसेज रीडिंग के लिए टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको मिशन सक्सेस में देने वाला हूं। पैसेज का, नोट मेकिंग का टिप्स और ट्रिक्स हम देंगे। इनफैक्ट आर्टिकल राइटिंग के भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मिशन सक्सेस में बीसीआर को मैं एकदम अमेजिंग तरह से आपको करवा दूंगा, कम से कम टाइम लेकर ज्यादा से ज्यादा टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम आपको बता देंगे आप बीसीआर कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है कुछ क्वेश्चंस देखने का, और मैं आज आपका नॉलेज टेस्ट करने वाला हूं। चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, विश यू ऑल द बेस्ट। बताइए, कर्टियसनेस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कमेंट 2 मार्क का है, 4 लाइन में आंसर आप कंप्लीट कर सकते हो। कर्टियसनेस का मतलब होता है बी पोलाइट एंड कंसिडरेट विथ whomsoever you are communicating. Ensure that your words are not hurting the other person and their faith and belief. Also ensure that you are always courteous with any person, he may be a boss or a subordinate. दूसरों के फीलिंग्स को ध्यान में रखना ही कर्टियसनेस है। अब अगर आप इसका आंसर खुद मॉड्यूल में, ये आप सजेस्टेड आंसर में देखेंगे, 4 लाइन में खत्म किया है। बोलते हैं बी पोलाइट, बी कंसिडरेट, बी रिस्पेक्टफुल, बी ओपन, बी ऑनेस्ट विद द रिसीवर। बस इतना ही आंसर है। आगे वाले का व्यू पॉइंट कंसिडर करो, उसके फीलिंग्स कंसिडर करो, और एंश्योर करो कि आपके शब्द उसके लिए ऑफेंसिव या नेगेटिव या हिडन नहीं, तो मतलब उसमें कोई हिडन मैसेज या नेगेटिव टोन नहीं होनी चाहिए। इसमें से आपने 1 लाइन और भी काट दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। बीसीआर में आपको सबसे बड़ा गेम जो होता है ना, वो टाइम का गेम है। बीसीआर में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बीसीआर में लेंदी क्वेश्चन आते हैं, और ये पूरा का पूरा गेम टाइम का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सही से देखेंगे। चलिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पैथोस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट लिख देना बेटा।
बेटा रानी गुप्ता, आपको बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं ऑल इन वन परचेस करिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लिखना स्टार्ट करिए। 2 3 4 5 6 दिन बाद धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज पैथोस का इमोशन। सिलेक्ट एन एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ एलिगेंट। एलिगेंट मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। तो एलिगेंट का बुरा ऑपोजिट क्या होगा? जल्दी बोलो, एलिगेंट का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम बोला है बेटा। एलिगेंट स्टाइलिश होगा क्या? सर नहीं। बम्बास्टिक? सर नहीं। पैलेशियल? नहीं। तो बचा क्या? गाउशे, है ना? मैं इसको कैसे पता है क्या करता हूं? मैं एलिगेंट का मतलब क्या होता है? एकदम हाई क्लास, रिच, एकदम जैसा प्रॉपर, एकदम सिस्टमैटिक। और मैं इसको गौशे को गाउटी गाउटी पढ़ता हूँ। गाउटी, गाउटी मतलब अरे ऐसे ही इधर उधर का। तो एलिगेंट का अपोजिट हो गया गौशे। तो याद रखने के लिए गाउटी याद रख लेना बेटा। ऐसा नहीं है कि दोबारा आएगा, बट ठीक है, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हम याद रख सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उसको डायरेक्ट स्पीच में लाना है। द पुलिसमैन आस्क्ड, अब क्या करते हैं हम लोग? सर आस्क को, रूल्स याद करो, रूल्स। सर आस्क को हम सेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। नाउ हु ही वाज तो हम हु आर यू में डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, लेकिन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज। मुझे अभी तक आंसर्स नहीं मिले हैं, कृपया करके आंसर्स लिखो। अगर आप लोग अभी भी आंसर नहीं लिखोगे चैट में, तो ये प्रैक्टिस क्लास देखकर आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। प्लीज राइट योर आंसर्स नाउ। आई एम वेटिंग टू सी योर आंसर्स। अभी तक हार्डली कुछ लोगों ने आंसर्स लिखे, फटाफट। हाँ जी, हाँ। तो द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू। सिंपल, ठीक है, पक्का। मैं लिखता नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने बोल दिया, वही एक लाइन है, अब आप समझ सकते हो। प्रीसी राइटिंग को स्टार मार्क कर लो। एवरी पेपर यू विल गेट प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग भी बहुत अमेजिंग है। आपको याद रखना है कि प्रीसी राइटिंग करते वक्त आपको इस हर, मतलब मैं तो बोलता हूँ ना, हर 3 4 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आपका प्रीसी राइटिंग वैसी हो, ठीक है। दैट्स इट। अब आप देखो इतने सारे वर्ड्स है, और इसका मैं आपको प्रीसी बताऊंगा ना, ये देखो कितना सा है। मैं बेसिकली आपको उसको, मतलब हर 3 4 लाइन पढ़ने का, उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देने का, बस, ठीक है। सर हाउ एटीट्यूड बैरियर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सर एटीट्यूड बैरियर बहुत खतरनाक चीज है। इफ अ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग विद समवन who is very lazy, disgruntled or shy, such employees will not facilitate communication. On the other hand, a person or employee with a very positive attitude will always try to go an extra mile, and he will support the communication. So your attitude will of course impact the communication a lot. तो इसमें हमको बस यही एक पॉइंट लिखना है, 2 मार्क का है, एक ही पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा एक और लाइन लिख दिया, आपका बात खत्म। एस्थेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? खुद हमारे बुक में एस्थेटिक कम्युनिकेशन के ऊपर 1.5 लाइन लिखी है। एस्थेटिक कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन डन यूजिंग सम आर्ट फॉर्म, ड्रॉइंग, प्रेजेंटेशन, पोएम और एनी आर्ट, एनीथिंग, इवन एक्शंस, मतलब एक्टिंग्स, ये भी एस्थेटिक कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसका आंसर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, नीचे दिख जाएगा। फिलहाल वक्त है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अल्टर ईगो। भैया सुपरमैन का अल्टर ईगो था क्लार्क केंट, स्पाइडरमैन का अल्टर ईगो है पीटर पार्कर। हाँ, तो बताइए अल्टर ईगो, जो सुपर हीरो मूवीज देखते हैं उन लोगों को यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, फटाफट फटाफट। बेटा सामने आपके पेपर है, आप मुझे पूछ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये देखो, और क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे 5 मार्क लिखा है, और आप मेरे को बोल रहे हो कितने मार्क्स का है। सर इधर लिखा है ना, सामने पेपर है आपके। ऐसा मत करो कि आप क्वेश्चन पेपर देख ही नहीं रहे और पूरा तरह स्पून फीडिंग पे आप डिपेंडेंट अगर हो गए हो ना, तो भैया आपको भगवान ही बचा सकता है। चलो, सेकेंड सेल्फ, वेरी गुड। सेकेंड सेल्फ, एम्बिविलेंट। मीनिंग ढूंढना है एम्बिविलेंट का मीनिंग। आई नो आपको नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को यहां पर पता होगा, बट ट्राई करना एम्बिविलेंट का मीनिंग। चलिए,
एम्बिवेलेंट का मीनिंग, ये इसका सेकंड सेल्फ था आंसर में, कुछ लोगों को अलग आंसर लिख रहे हैं। सेल्फ स्टीम नहीं है बेटा, सेल्फ स्टीम मतलब अपने आप के दिमाग में अपनी इज्जत, हाँ सेल्फ स्टीम नहीं है। हाँ चलो बेटा, एम्बिवेलेंट का आंसर क्या है? एम्बिवेलेंट का मतलब होता है वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब अनसर्टिनिटी इज द करेक्ट आंसर। इट वाज एन एम्बिवेलेंट सिचुएशन कि नहीं पता कि आगे क्या होगा, आई डोंट नो आगे क्या होगा, इट्स अ वेरी एम्बिवेलेंट सिचुएशन, तो अनसर्टन। ठीक है, कुछ बच्चे ड्रामेटिक में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ड्रामेटिक डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि अनसर्टन, एंड देयरफॉर अनसर्टन इज द मोर सुटेबल आंसर। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द ट्यूटर रिबुक्ड सोनू, रिबुक मतलब डांटना, ठीक है, तो आप वहां पे स्कोल्ड भी यूज कर सकते हो। जस्ट सेइंग इफ यू डू नॉट फिनिश योर प्रोजेक्ट आई विल कॉल योर मदर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट, हाँ बोलो फटाफट, जल्दी से बोलो। हाँ जी, हाँ आप लोग स्कोल्डेड भी यूज कर सकते हो, आप लोग एज इट इज रिबुक्ड भी यूज कर सकते हो। वेरी गुड। द ट्यूटर स्कोल्डेड सोनू एंड सेड दैट if he did not finish the project he would call his mother। इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, मैं एक और कुछ लोग यहां पर ट्राई कर रहे हैं तो मैं उन लोग को बता दूं, लिखने का ट्राई कर रहे हो। वॉन्ड यस, बट रिबुक का ज्यादा बेटर स्कोल्डेड होता है। नेक्स्ट, द ट्यूटर स्कोल्डेड या रिबुक्ड सोनू एंड सेड दैट ही वुड कॉल हिज मदर इफ ही डिड नॉट फिनिश हिज प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था जब भी व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स वहां पर दो अलग अलग मतलब पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे कॉल हिज मदर पहले डालेंगे इफ ही डिड नॉट फिनिश द होमवर्क, ठीक है, कुछ बच्चे फिनिश द होमवर्क पहले डालेंगे और बाद में कॉल द मदर डालेंगे। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, hectic schedule of academic leads to neglect of sports and co-curricular activities. It badly affects the molding of personality of an individual or his overall development. Keeping in view of the need of for sports and co-curricular activities, write an article in about 200 words. I will give you a small trick. पहले हम इसका ये देख लो, यहाँ पे दो आंसर दिए हुए। Let me give you a small tip about article writing. So let's discuss. मैं वैसे बहुत अच्छे से ये आपको समझाने वाला हूँ, but there is one small trick which you can use for writing an article. अगर आपने मेरा वन शॉट VCR देखा है क्लास तो you are already aware about it, but अगर आप लोगों ने वन शॉट नहीं भी देखा है, let me explain how things happen. आपको लिखना है sports and other co-curricular activities के, let's make it the center of our article, and now let's try to create branches of what we can talk about the topic. सबसे पहला, सर आपको लिखना है why sports and co-curricular activities are important. तो क्या क्या बेनिफिट्स आपके दिमाग में आते हैं with respect to the same? What are the benefits of having sports and other co-curricular activities in schools? क्या मैं कह सकता हूं कि बेटर फिजिकल डेवलपमेंट, अगर आप स्कूल में खेलते हो तो आपका, हाँ वेरी गुड, रिफ्रेश माइंड्स, और फिटनेस बोल दिया बेटा मैंने, फिजिकल फिटनेस हो गया, हो गया हो गया, फिजिकल मेंटल फिटनेस हो गया, रिफ्रेश माइंड हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, और क्या है मुझे बताइए। स्पोर्ट्स से क्या टीम वर्क बनता है? टीम वर्क करना आता है आपको? क्या स्पोर्ट्स खेलने से आपको स्पोर्ट्समैनशिप आती है? सर इसका मतलब क्या है कि सर हार को भी सहने का एक तरीका आप सीख जाते, हार को सहने का तरीका। अगर आप खेल खेल रहे हो, अगर आप रनिंग कर रहे हो और कोई अगर आपसे बेहतर रन करके आगे चला जा रहा है, आप कॉम्पिटिटिव होंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे, मगर आप हार भी गए ना तो यू विल बी सेटिस्फाइड कि आई गिव माय 100%,
आज हारा हूं, कल फिर मैं कोशिश करके शायद जीत जाऊं। स्पोर्ट्समैनशिप, डिप्रेशन से लड़ना सीखता है बंदा जब स्पोर्ट्स और अदर करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ती है। मुझे बताइए क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है? आप सिर्फ ये मत सोचना कि आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे अदर को करिकुलर एक्टिविटीज है, वहां पर डिबेट भी हो सकता है, वहां पर पोएम राइटिंग भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। करेक्ट? तो एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, टीम वर्क बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, स्पोर्ट्समैनशिप आता है, माइंड रिफ्रेश होता है, फिजिक हमारा अच्छा होता है। एंड बहुत सारे लोग जो बर्डनड है, हम लोग बर्डन जो है ना पूरे पढ़ाई से, तो हमें वहां पर चेंज ऑफ पेस जिसे हम कहते हैं लाइफ में। पागलों की तरह एक भेड़ चाल चल रहा है, कुत्ते जैसे जीवन हो चुका है, भागो उठो भागो उठो भागो। देयर इज अ चेंज ऑफ पेस जहां पे हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, चीजें रिफ्रेशिंग होती है। दैट्स व्हाई वी गो। एनीथिंग एल्स? रिलैक्सेशन हो गया, बिल्ड कॉन्फिडेंस हो गया, लीडरशिप क्वालिटी, वेरी गुड, लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। यस ऑफ कोर्स। जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, अगर आपके स्कूल का क्रिकेट टीम है तो कोई ना कोई कैप्टन होगा कि नहीं उसमें, तो वो कैप्टन जो बना है वो बंदे में लीडरशिप क्वालिटी आ रही है कि नहीं? अब उसको अपना पूरा टीम लेकर चलना है। ऑफ कोर्स आता है। बहुत अच्छा पॉइंट था ये। सर ये आप करा क्या रहे? लेकिन बेटा इससे क्या होता है ना, जब आप एक बार इसको बना लेते हो ना, अब आपके लिए 200 वर्ड्स लिखना कोई बहुत बड़ी बात। और अभी तो सिर्फ बेनिफिट्स हम आए हैं, अभी हम सिर्फ बेनिफिट्स में आए। खैर इस बारी क्वेश्चन में सिर्फ बेनिफिट्स पूछा गया था, तो हम एक्चुअली बेनिफिट्स के बारे में लिख रहे हैं। बट अगर यहां पर बेनिफिट स्पेसिफिक नहीं पूछा गया होता तो हम इसके डिसएडवांटेजेस का एक बना लेते थे, है ना? स्कूल्स में क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, एंड अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। मैं आपको जस्ट एक थॉट दे रहा हूं कि जब कभी एग्जाम में आपको कोई आर्टिकल लिखने कहे, सबसे पहले आप वहां पे रे डायग्राम बनाइए। दिस इज कॉल्ड एज रे डायग्राम। मेरे को आज एक बच्चा बोल रहा था, अनिकेत नाम है उसका, कि सर ये आप पढ़ना है क्या बेसिक्स ऑफ राइटिंग, उसमें तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो क्यों पढ़ूं? मैं उसको समझा रहा हूं कि बेटा वो जरूरी है, आर्टिकल राइटिंग के लिए काम आता है, बट बच्चा सुन ही नहीं रहा है। अगर आप अनिकेत ये क्लास देख रहे हो तो बेटा अब समझो ये चीज। ये उस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि कैसे रे डायग्राम बनाकर आप किसी भी टॉपिक के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई उसके बाद आपको उसका रैंकिंग देना है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रोबेबल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, उसके बाद कंक्लूजन। एंड एक बार ये हो गया उसके बाद आपको सिर्फ लिखना स्टार्ट करना है। यू विल बी एबल टू राइट अ वंडरफुल आर्टिकल इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। लिखते लिखते सोच हमारी, देखो मैं आपको सच बताता हूं मैं क्यों ये करने बोल रहा हूं। आप अपने बुक को पूरा पलट के उस पर रफ वर्क लिख के आंसर शीट पे भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ वर्क समझ के। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब हम लिखना डायरेक्टली स्टार्ट कर देते लिखते लिखते हमारे दिमाग में नए पॉइंट्स नहीं आते। हम वही एक पॉइंट को घुमा घुमा के 50 बार लिखते हैं, जिससे पढ़ने वाला जो आपका आर्टिकल पढ़ेगा वो बुरी तरह बोर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 200 वर्ड लिखने हैं ना, 200 वर्ड लिखने, एक लाइन में आपके 8 से 10 वर्ड आ जाते हैं। समझना मेरी बात। आपको लिखना क्या है, 20 लाइन लिखना है, एटलीस्ट 20 लाइन में 10 तो नए पॉइंट रखो। अब आप देखो यहीं पर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ले लिए, और थोड़ा सोचे तो 8 9 10 3 पॉइंट और निकालकर हम एक अच्छा और वंडरफुल 200 वर्ड्स का आर्टिकल लिख सकते हैं। I understand sometimes they ask very out of blue, for example project of interconnecting rivers in India, we don't have that many data। वो लोग बेशरमों की तरह सजेस्टेड आंसर में लिख रहे हैं इंडिया में इतने सारे रिवर्स है, रिवर्स में इतना क्यूबिक लीटर वाटर है, रिवर का लेंथ इतने इतने किलोमीटर है। अरे तुम पगला गए हो क्या भाई? कौन सा बच्चा, सीए का बच्चा वहां बैठ के भारत के रिवर्स और उसके लेंथ, हम क्या एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या भाई? तो तुम आर्टिकल लिखने बोलो मगर थोड़ा तो जनरलाइज पॉइंट रखो। इतना स्पेसिफिक अगर आर्टिकल लिखना रहता है ना, तो न्यूज़पेपर वाले भी पहले बैठ के रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रे डायग्राम्स बनाते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं और उसके बाद आंसर लिखते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन तुम स्टूडेंट से लिख रहे हो ना, तुम खुद बैठ जाना किसी दिन लिखने प्रोजेक्ट ऑफ इंटरकनेक्टिंग रिवर्स इन इंडिया, और तुम लिख के बता देना आंसर, मान जाऊंगा मैं। समझो मेरी बात। मैं खुद नहीं लिख पाया भाई, मैंने स्टूडेंट के सामने हाथ जोड़ लिया, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं मालूम। मैं बेशरम टीचर हूं ना, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूं। कुछ लोग बड़प्पन में बोलते हैं नहीं हम लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, आज ये पूछा है, कल आपको इसरो का अगला प्लान पूछ लेंगे, मार्स पे कैसे जाओगे, आप बता देना वो भी उनको।
यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि चंद्रयान में जो यात्री गए थे वो यात्री सही सलामत सुकुशल सुमंगल घर पहुंच गए। अबे कौन से यात्री, ये तो हमारा नॉलेज बेस है। पगला गए हो क्या भाई? नहीं नहीं, समझो तुम, सवाल पूछो। मेरा प्रॉब्लम नहीं है आर्टिकल राइटिंग पूछने में, बचपन से बच्चे लिखते आ रहे हैं। लेकिन वो बचपन में लिखते थे माय फ्रेंड्स, माय एनवायरमेंट, माय डैड एंड माय मदर। अब तुम उससे अगर सीधा उनको चंद्रयान के बारे में पूछोगे तो शर्म करो यार थोड़ा। नॉलेज रहेगा बच्चों को, मैं मना नहीं कर रहा हूं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे क्वालिटी के नहीं आने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि डोंट आस्क फैक्ट बेस्ड आर्टिकल राइटिंग। Don't ask article writing which will require a huge amount of facts and figures with the student to write. और एक और बात सुन लो, अगर आपके नसीब खराब है और ऐसा आर्टिकल राइटिंग आ रहा है जिसको और आपको लिखना ही पड़ रहा है, अगर आप उसको ऑप्शन में नहीं छोड़ पा रहे हो, तो जो पेल के फेंकना ना फिगर्स, मैं आपको क्या बोलूं। भारत में 20 लाख क्यूबिक लीटर वाटर है, लिख देना बिंदास। क्योंकि जो आदमी आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना, उसको भी नहीं पता होगा। तो बिंदास फैक्ट्स एंड फिगर्स फेंक के लिख देना। क्या है, वैसे मार्क्स नहीं देने वाले थे, वैसे मार्क्स नहीं देंगे, मजे तो आ जाएंगे आपको। लेकिन लास्ट में लिखना पूरा पेपर होने के बाद, जनहित में जारी। क्या बोलूं, मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सर भारत में 2 टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है, मेरे को बताइए कौन से फॉर्मल कम्युनिकेशन है। सर 3 टाइप के होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल में बॉस और सबऑर्डिनेट बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे ऑर्डर्स आते हैं, नीचे से ऊपर रिपोर्ट जाती है। ये बॉस, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में यूज होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, 2 पीपल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन विच आर colleagues of one another, मतलब there is no boss or superior subordinate, they are colleagues, मतलब सेम हायरार्किकल पोजीशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन सेम कंपनी। जैसे एक सीए और एचआर यहां पर बात करता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद डायगोनल कम्युनिकेशन, यहां पर एक एम्प्लॉय ऑफ वन डिपार्टमेंट सीनियर एम्प्लॉय ऑफ अनदर डिपार्टमेंट से इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट हेड टॉकिंग टू एसोसिएट अकाउंटेंट। तो यहां पर डायगोनल है, ये प्रोजेक्ट वाला डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग, लेकिन उनका बॉस डायरेक्टली यहां पे कम्युनिकेट कर रहा है। वाई सर, इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होता है, मिस कम्युनिकेशन नहीं होता, मिसिंग लाइन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, टाइम भी बचता है, सही इंफॉर्मेशन जाती है, एक्यूरेटली जाती है और जल्दी जाती है। तो ये एक बेनिफिट इसका है। आप कोई भी 2 इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, 2 मार्क के लिए, 1-1 मार्क के लिए, ज्यादा अति लिखने का नहीं। सर change the sentence from active to passive. She said to me it has been raining heavily and you cannot go. क्या हुआ? She said to me it has been raining heavily and you cannot go. फटाफट आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। हाँ यस, फटाफट। आई वॉज टोल्ड बाय हर और आई वॉज सेड बाय हर, तो मेरे हिसाब से सेड बाय हर अच्छा नहीं लगता, तो आई वॉज टोल्ड बाय हर यहां पे अच्छा लगेगा। दैट इट हैड बीन, क्या था, इट हैड बीन रेनिंग हेविली एंड आई कुडंट गो। देखो कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, तो कुड नॉट इज कुडंट, ठीक है। यू का आई हो जाएगा, गो विल रिमेन सेम, एंड हैज का हैड हो जाएगा, तो इट हैड बीन रेनिंग हेविली एंड आई कुडंट गो। शी टोल्ड मी दैट, तो कॉमास हट गए, इट हैड बीन रेनिंग हेविली एंड आई कुडंट गो, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। The girls who had not done their homework were punished by the teacher. So teacher punished the girls who, bolo, the teacher punished the girls who had not done their homework. Had not, had आएगा, had बेटा। देखो जब ऑलरेडी यहां पर had दिया है तो आपको उसको हैज नहीं करना है प्लीज। अगर यहां पर ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है तो आपको पास्ट फॉर्म ही कंटिन्यू करना है। अगर प्रेजेंट फॉर्म होता ना तो भी हम उसको पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन सर्टेन केसेस आपको रूल्स पता है, ठीक है एवरीवन। तो बेसिकली हमने क्या किया, डूअर ऑफ द एक्शन को सामने लाया और रिसीवर ऑफ द एक्शन को पीछे भेज दिया, हो गया पैसिव टू एक्टिव। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, कौन किसको डांट रहा है, कौन किसको पनिश कर रहा है, सर टीचर इज पनिशिंग स्टूडेंट्स, देयरफॉर टीचर सामने हम लेकर आ गए। सो
द टीचर पनिश्ड द गर्ल्स हु had not done their homework. Change the following sentence to indirect speech. Had he delivered the letter? अब ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा. इसका रीजन मैं आपको बताता हूं. ये डायरेक्ट स्पीच कैसे है, मतलब देयर इज, यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए था, हु सेड. यहां पे आप देखो, मतलब बोलने वाला पर्सन ही मिसिंग है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोलने वाला पर्सन ही मिसिंग है. अब अगर ये पर्सन मिसिंग है तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा ही, शी, देम, है ना, समवन. मैं कुछ भी डाल सकता हूं. इंस्टीट्यूट ने समवन यूज किया है, बट आप लोग ही और शी भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वी डोंट नो हु हैज सेड दैट स्टेटमेंट. सो वी कैन अज्यूम कि किसने बोला है. ठीक है. सो समवन सेड had he delivered the letter. ऐसा आप अज्यूम करना, someone said to me had he delivered the letter. अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आसानी से कन्वर्ट हो जाए. बोलो जल्दी. अब आप इसमें someone enquired या someone asked, इसके बाद आप if भी लगा सकते हो और whether भी लगा सकते हो. someone asked whether, मैं वेदर लगा रहा हूं, आप लोग इफ वेदर कुछ भी लगा सकते हो. लास्ट का लाइन एज इट इज रहेगा, वेदर ही हैड डिलीवर्ड द लेटर. अब आप मुझे बताइए, मैंने हैड ही को ही हैड क्यों किया? बिकॉज द रूल फॉर कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच सेज कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. अब आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हो तो असर्टिव, आपको इंटरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है. और जब आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आते हो और अगर क्वेश्चन वाला है, वहां पे वेदर और इफ है, तो आपको असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है. और ये करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये करने का सबसे आसान तरीका है कि सब्जेक्ट को वर्ब के, बोलो, सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लेकर आ जाओ. अब आप देखो, अगर आपने हैड ही बोला होता, अगेन सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता. ध्यान से सुनना, मैंने अगर यहां पर हैड ही रखा होता तो फिर वहां पर एंड में फिर से क्वेश्चन मार्क आता. मुझे ये क्वेश्चन मार्क हटाना था, देयरफॉर मैंने ही सब्जेक्ट को पहले लाया और वर्ब को बाद में डाल दिया, हैड डिलीवर्ड द लेटर, और वहां पर फुल स्टॉप आ गया. अब देखो यहां पर यूबी टोटल गेमिंग ने लिखा है ही आस्क्ड इफ द लेटर हैड बीन डिलीवर्ड. अब इसके आगे बाय हिम आएगा. दिस इज रॉन्ग आंसर. रॉन्ग आंसर. क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना एंड में. खुशी का आंसर सही है. देखो ये जो मिस्टेक आप कर रहे हो ना बेटा, यूबी टोटल गेमिंग, आपको एक बार वन शॉट देखना चाहिए इसका. बाकी कुछ देखो मत देखो. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाया उसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लो, कृपया करके पढ़ लो. बिकॉज ये जो सिली मिस्टेक करके आप एक एक मार्क गंवा देते हो ना, कोई पॉइंट नहीं है ना. चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट आप इसको होमवर्क ले लेना. मैंने आपको ऑलरेडी कैसे पढ़ाना है ये बताया हुआ है. वाई इज न्यू जनरेशन वरीड अलॉट? मुझे लगता है न्यू जनरेशन ही इसको अच्छे से बता सकती है. इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एंड दैट इज इट. ठीक है, चलिए, तो दैट इज इट. नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट वाइज. मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यूनिट वाइज टीका, फिर सोगा, फिर टीपा, फिर एलएलपी और फिर कंपनीज प्रिपेयर करके रिवाइज करके आएंगे. अगर आप नहीं कर सकते प्रिपेयर, तो आइए एकाग्रता.co.in पे और जल्दी से मिशन सक्सेस में एनरोल कर लीजिए. सभी एजुकेटर बैठ के आपको पूरा रिवीजन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम अमेजिंग और डीप डेप्थ में करवा देंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. साइनिंग ऑफ, सी आदर्श जोशी. बाय बाय. बाय एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ लव. बाय एवरीवन.